हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनको हर वक्त चक्कर जैसा बना रहता है, सिर भारी रहता है, हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी होने लगती है। और इन चक्कर की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, इस तरह का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों, हम इन चक्कर से कैसे फ्री हों, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे अंदर जो चक्कर आते हैं, जो सिर भारी रहता है या घबराहट होती है या जो बेचैनी होती है, इस प्रॉब्लम के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक कारण तो क्या है? एक कारण तो है हमारा शारीरिक। शारीरिक कारण के अंदर क्या है कि भाई कोई एनाटॉमिकल कारण ऐसा हो गया हो, बॉडी की कोई एनाटॉमी है, बॉडी के जो संरचना है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो गई हो। जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर कुछ हो गया हो, आपकी जो गर्दन है, गर्दन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जैसे सर्वाइकल जैसा कोई प्रॉब्लम हो गया हो। और दूसरा जो कारण है चक्कर का, वो है हमारा मन, हमारा माइंड। अब कैसे पता कर ले कि भाई ये कारण शारीरिक है या ये कारण मानसिक है? तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन। जो जांचें हैं, हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे हम लोगों ने मान लो जी सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया, ईईजी कर लिया, एक्सरे करवा लिया, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है, सिर के करवा लिए, गर्दन के करवा लिए, या हमारी बॉडी के जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, कोई विटामिन्स की कमी तो नहीं है, हर चीज़ के हमारे इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अगर उन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण से है? एनाटॉमिकल कारण की वजह से, मतलब शारीरिक कारण की वजह से है। लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टिगेशंस, अगर हमारी जांचें हैं वो टोटली नॉर्मल है, लोग अक्सर बताते हैं कि सर मैं इतनी जांचें करवा चुका हूं, इतने इन्वेस्टिगेशंस करवा चुका हूं, सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशंस है, सारी की सारी जांचें जो है वो मेरी हर बार नॉर्मल आती है। जांचों के ढेर हो गए हैं सर, और पिछले 4-5 सालों में तो इतनी जांचें, इतने डॉक्टर्स घूम चुके हैं। अच्छा, डॉक्टर बदलते रहे लेकिन मेरा जो चक्कर है वो नहीं बदला। चक्कर वैसा का वैसा है, डॉक्टर सारे बदलते गए, फिर भी मुझे रिलीफ नहीं, फिर भी मुझे आराम नहीं है। जांचें मेरी सारी की सारी नॉर्मल है। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है जिसके अंदर चक्कर आ रहा है, जिसके अंदर घबराहट हो रही है, जिसके अंदर बेचैनी से महसूस हो रही है, सिर में भारीपन सा लग रहा है, जो सिर के अंदर सुनसुनाहट सी महसूस हो रही है, सनसनाहट सी महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जांचें हमारी अगर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो चक्कर आना, ये जो घबराहट है, ये किसकी वजह से? हमारे माइंड की बदौलत है। हमारा जो एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि सर एंजाइटी की वजह से चक्कर आना ये हो सकता है? दोस्तों, चक्कर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, वो असामान्य रूप से उत्तेजित होता है। जैसे ही एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित होता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या आते हैं? चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। एएनएस असामान्य रूप से उत्तेजित क्यों होता है? क्योंकि हम किससे परेशान हैं? एंजाइटी से परेशान हैं। अच्छा, एंजाइटी की वजह से एएनएस, एएनएस की वजह से चक्कर और घबराहट। तो मैं अगर चाहता हूं कि मेरा चक्कर और घबराहट मिटे, मेरी बेचैनी खत्म हो, मेरा ये जो डर मेरे अंदर एक बैठ गया है कि मैं जिस सड़क पे चल रहा हूं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये जो डर मेरे अंदर बैठ गया है, इसको अगर मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मेरा जो प्रोडक्टिविटी लॉस है, भाई मैं अपने ऑफिस में बढ़िया काम नहीं कर पा रहा, मैं घर वालों को अच्छे समय नहीं दे पा रहा, मैं मार्केट के अंदर अच्छे से खुलकर घूम नहीं पा रहा, तो ये मेरा जो प्रोडक्टिविटी लॉस, ये जो मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा खत्म हो, तो मेरा जो एएनएस है वो भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। एएनएस कब नॉर्मल होता है? जब मेरा एंजाइटी है वो मेरा क्या हो? नॉर्मल हो। अब एंजाइटी कब नॉर्मल होता है? एंजाइटी तब नॉर्मल होता है जब हम एंजाइटी की जो रूट मैकेनिज्म है उसको सही करते हैं। एंजाइटी की रूट मैकेनिज्म क्या है? हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस। हमारा जो सोचने समझने का जो तरीका है,
ये जो सोचने समझने का तरीका है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये हमारे माइंड को ओवर थिंकिंग में लेके जाता है। लगातार दिमाग चलता रहता है, उसकी वजह से ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स है, सेरोटोनिन है, डोपामिन, उनका लेवल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या होती है, एंजाइटी होती है। तो हमें एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म, हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इसको भी हमें सही करना पड़ेगा। और नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, हमें इन पैटर्न्स को सही करना होता है। पैटर्न सही हो गए तो नेगेटिव थिंकिंग सही हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग सही होगी तो हमारा जो ब्रेन जो ओवर थिंकिंग में जा रहा है वो सही हो जाएगा, ओवर थिंकिंग में जाना सही हो जाएगा तो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स का लेवल नहीं बढ़ेगा, फ्री रेडिकल्स का लेवल नहीं बढ़ा तो न्यूरॉन्स की इन्फ्लामेशन नहीं होगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो न्यूरोकेमिकल्स का लेवल कम नहीं होगा, न्यूरोकेमिकल्स का लेवल कम नहीं होगा तो एंजाइटी नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा तो हमारा एएनएस शांत रहेगा, तो हमारे अंदर चक्कर, घबराहट, बेचैनी, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो बेसिकली हमें किसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है? अपने न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हम जैसे एंजाइटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तब हमें काफ़ी आराम आ जाता है, हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन को छोड़ने का प्रयास करते हैं या उसको कम करने का प्रयास करते हैं तो वापस से चक्कर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली मेडिसिन क्या कर रही है, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रखा है, दवा जो है वो उस इम्बैलेंसिंग को सही कर देता है। तो उस इम्बैलेंसिंग को जब सही कर देता है तो इम्बैलेंसिंग की वजह से हमारे एंजाइटी के अंदर क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है, उसकी वजह से हमारा एएनएस शांत हो जाता है, उसकी वजह से हमारा चक्कर, घबराहट है वो कम हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारा जो इम्बैलेंसिंग है, उस इम्बैलेंसिंग को हमने मेडिसिन बाहर का केमिकल यूज करते हुए हमने उस इम्बैलेंसिंग को सही कर लिया, लेकिन वो जो वजह थी जिसकी वजह से वो इम्बैलेंसिंग हो रहा था, हमने अगर उस वजह को ठीक नहीं किया, उस कारण को सही नहीं किया जिसकी वजह से हमारे अंदर इम्बैलेंसिंग कंटिन्यूसली हो रहा है, तो जैसे ही हम बाहर से जो हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल दे रहे हैं, बाहर से जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जैसे ही हम उस मेडिसिन को बंद करते हैं तो इम्बैलेंसिंग का कारण हमारे अंदर मौजूद है, तो वो वापस से क्या कर देता है? इम्बैलेंसिंग कर देता है। वापस इम्बैलेंसिंग होती है, हमें क्या हो जाती है? एंजाइटी हो जाती है, वापस से सिम्टम आने लग जाते हैं। या फिर मान लीजिए कि मैं केमिकल की मात्रा कम करता हूं, दवा की मात्रा कम करता हूं, तो फिर से वो क्या हो जाती है? इम्बैलेंसिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंसिंग का कारण मेरे अंदर अभी भी विद्यमान है। इम्बैलेंसिंग का कारण क्या है? वो है मेरा नेगेटिव थिंकिंग, वो है मेरे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स। और जब तक हमारे अंदर पैटर्न्स पड़े रहेंगे तब तक हमारे अंदर वो केमिकल इम्बैलेंसिंग होती रहती है और उसकी वजह से एंजाइटी होती रहती है, उसकी वजह से हमारे अंदर सिम्टम्स आते रहते हैं। तो इसके लिए हमने मेडिसिन यूज़ किया, मेडिसिन ने क्या किया? इम्बैलेंसिंग को सही किया, सिम्टम्स में हमें राहत दी, लेकिन जैसे ही मेडिसिन को कम करते हैं, मेडिसिन को बंद करते हैं, वापस से सिम्टम्स आने का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर अभी भी कारण मौजूद है। और कारण क्या है? नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स। ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स क्या मेडिसिन से करेक्ट हो जाता? नहीं, पैटर्न्स मेडिसिन से करेक्ट नहीं होते, क्योंकि पैटर्न्स जो है वो लर्निंग से क्रिएट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर डॉक्टर वाले पैटर्न्स बने हुए हैं, एक सीए है तो उसके अंदर सीए के पैटर्न्स बने हुए हैं, एक पॉलिटिशियन है तो उसके अंदर पॉलिटिक्स को लेके पैटर्न्स बने हुए हैं। तो ये जो पैटर्न्स है, ये क्या कोई दवा खाने से बने हुए नहीं, ये दवा खाने से नहीं बने हुए, ये लर्निंग से बने हुए, सीखने से बने हुए। जब आप चीज़ों को सही दिशा में सीखते हो तो वो जो लर्निंग है वो हमारे अंदर क्या करती है? न्यू पैटर्न्स का फॉर्मेशन करती है। तो मुझे अगर अपनी इस प्रॉब्लम के रूट मैकेनिज्म को खत्म करना है तो मुझे मेरे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को सही करने के लिए जो सीबीटी थेरेपी है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका अभ्यास किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे किस तरह से हमारे जो नेगेटिव पैटर्न से एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे ये एक 28 ईयर ओल्ड जो फीमेल है उसका एग्जाम्पल है। वो पिछले 3-4 सालों से लगातार परेशान है। अच्छा, किस चीज़ को लेके परेशान है? कि उनका जो भाई है उसके साथ में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एक बार कुछ बोलचाल हो गई है। जब बोलचाल हो गई तो उसमें कुछ ऐसी बातें जो बोलनी थी, अब बोलचाल के अंदर तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती है। अच्छा, उस समय तो उनको कुछ लगा नहीं कि भी मैंने ऐसी बातें बोल दी या वैसी बातें बोल दी, लेकिन उसके 15-20 दिन बाद में उन्होंने जब वापस उस इवेंट को जब रिकॉल हुआ, वो इवेंट दिमाग में आया, तो यार मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा बोल दिया।
अक्सर हमारे साथ में इस तरह की चीज़ें होती है कि जीवन में जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी है, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले, हम जब छोटे बच्चे थे, या हम 5 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 10 साल के थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या कहीं पर भी काम कर रहे थे, या किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, तो हमारे दिमाग के अंदर जो पास्ट के जो इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को लेके इस तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मैंने ये हरकत कैसे कर दी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। ये चीज़ें जो होती है पास्ट की चीज़ें, उन पास्ट की चीज़ों को लेके हमें आज उन सब चीज़ों के ऊपर क्या फील होने लगता है, गिल्ट फील होने लग जाता है। और वो जो चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही होती है, वो चीज़ें हमारे अंदर क्या पैदा करती है, ओवर थिंकिंग पैदा करती है। और ओवर थिंकिंग से हमारे अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रेडिकल्स बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन होती है, और उससे वो न्यूरोकेमिकल का प्रोडक्शन कम करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी और एएनएस गड़बड़ होता है, और उसके कारण हमारे अंदर सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो हमें ये जो हमारे अंदर ये जो पास्ट की चीज़ों को लेकर जो रूमिनेशंस चल रहे होते हैं, ये जो गिल्ट फील हो रही होती है, हमें इस गिल्ट को भी क्या करना होता है, सही करना होता है। और इसको कैसे सही करना है, यहाँ पर हमें सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना होता है। किस तरह से प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ लेना कि इस नेगेटिव पैटर्न को हम कैसे करेक्ट करें। एक चीज़ बहुत अच्छे समझना दोस्तों, कि कोई भी जो हम बात करते हैं, या इतिहास में कोई भी जो घटना घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, या कुछ भी हम बोलते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की जो घटना है, वो जो घटना है, वो घटना हमारी जो उस समय की जो समझ होती है, उसके आधार पर होती है। उस समय की जो परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों के आधार पर होती है। हमने जितना सीखा हुआ होता है, उसके आधार पर होती है। कोई भी जो घटना होती है, किसी भी प्रकार से हम कहीं पर भी कोई भी बात बोल देते हैं, या किसी भी प्रकार से रिएक्ट कर देते हैं, किसी भी प्रकार का बिहेव कर देते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ के कारण, उस समय हमारी क्या समझ थी, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय हमारा क्या सीखा हुआ था, हमारे आसपास कितने संसाधन उपलब्ध थे, उन सब चीज़ों के आधार पर वो घटना होती है। मतलब वो उस समय के जो हालात थे, उन हालातों के आधार पर वो घटना होती है। और वो जो घटना है, वो घटना हमारी उस समय की जो समझ थी, उस समझ के अनुसार वो एग्जैक्टली क्या होती है, सही होती है। हो सकता है कि हम साल भर बाद में जब उस घटना को देखते हैं, तो उस घटना को हम नेगेटिव वे में देखना स्टार्ट करें। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझ लेना, कि 1 साल बाद की जो समझ है, 1 साल बाद की जो समझ है, वो 1 साल बाद की घटनाओं के लिए है। ये वाली जो समझ है, आज आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, आज आपकी जो समझ बनी हुई है, वो आज पूरे दिन जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को एसेस करने के लिए तो सही है। लेकिन आज की समझ के आधार पर हम कल की घटनाएं जो हैं, उनको हम इवेलुएट करना शुरू कर दें, परसों की घटनाओं को इवेलुएट करना शुरू कर दें, 10 दिन बाद की घटनाओं को इवेलुएट करना शुरू कर दें, 1 साल बाद की घटनाओं को इवेलुएट करना शुरू कर दें, तो ये जो समझ है, ये जो इवेलुएट करने का तरीका है, ये तरीका हमारा गलत है। हम पास्ट में हुई हुई जो भी घटनाएं, उनको आज के हिसाब से, एग्जैक्ट रियलिटी के हिसाब से हम क्या नहीं कर सकते, इवेलुएट नहीं कर सकते। भाई 1 साल पहले आपकी समझ जो थी, उस समझ के हिसाब से, परिस्थिति की उपलब्धता के हिसाब से, उस समय के जो हालात थे, उन हालातों के हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए थी, वही चीज़ हुई है। लेकिन हम आज सोचे, और यार मेरे को उस समय वहाँ पे हंसना नहीं चाहिए था, मेरे को वहाँ पर ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, मेरे को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे उस पर्सन के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
उस समय की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस समय की जो समझ थी, उस समझ के हिसाब से, उस परिस्थिति की उपलब्धता के हिसाब से वो जो मेरा बिहेव था वो एग्जैक्टली सही था। लेकिन मैं आज की समझ के हिसाब से, मतलब मैं वर्तमान की खिड़की से अगर अतीत की घटनाओं को इवेलुएट करना शुरू करता हूं आज के हिसाब से, आज की जो मेरी मोरालिटी है, आज का जो मेरा सही और गलत है, उसके हिसाब से अगर मैं कल की घटनाओं को देखता हूं, उसके हिसाब से अगर मैं परसों की घटनाओं को देखता हूं, तो ये जो इवेलुएट करने का तरीका है, ये तरीका हमारा सही नहीं है। यही तरीका हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। इस चीज को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा दोस्तों। आज की जो समझ है वो सिर्फ आज की घटनाओं के लिए है, अभी की जो समझ है वो सिर्फ अभी की घटनाओं के लिए है। कल वाली इवेंट्स को भी अगर हम आज के हिसाब से देखेंगे, आने वाली घटनाओं को भी अगर हम आज के हिसाब से देखते हैं, तो ये भी इवेलुएट करने का तरीका हमारा क्या है? सही नहीं है। ये प्रोडक्टिव तरीका नहीं है, अनप्रोडक्टिव तरीका। ये हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। इस चीज को बहुत अच्छे समझ लेना कि कल जो हमने किया था वो कल की समझ और कल की परिस्थितियों के हिसाब से सही था। एक महीने पहले जो हमने किया था वो एक महीने पहले की हमारी जो समझ, एक महीने पहले की हमारी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से सही था। एक साल पहले जो हुआ उस समय की हमारी जो समझ, उस समय की जो परिस्थिति की उपलब्धता उसके हिसाब से सही था। साल भर पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की हमारी समझ, उस समय का जो हमारा सही और गलत लेने का जो निर्णय था, उस निर्णय के आधार पर सही थी। और आज मैं उन घटनाओं को आज की समझ के हिसाब से देख रहा हूं। भाई छोटा बच्चा था तब मैं खिलौने के साथ में राजी होता था, आज मैं अरे यार मैं खिलौने के साथ में कैसे खेल सकता हूं। भाई वो हम आज जो अपनी समझ है, आज जो हमारे अच्छे बुरे, आज जो हमारे खेल हैं और जो हम खेलते हैं और जो हम नहीं खेलते, उसके हिसाब से आज हम इवेलुएट कर रहे हैं। लेकिन पास्ट की घटनाओं का आज के हिसाब से कर रहे हैं, हमारा क्या है? मामला गड़बड़ है। इसीलिए भगवत गीता की एक बात बोली जाती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो होने के रेस्पेक्ट में है, इस रेस्पेक्ट में नहीं है कि आपको क्या फील हो रहा है, अच्छा या बुरा फील हो रहा है, उससे रहने जो हुआ। क्योंकि उस समय जो कारण मौजूद थे, उन कारणों के हिसाब से जो परिणाम मिलना चाहिए था वो वैसा मिला। और आज जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, वो भी होने के रेस्पेक्ट में, कि आज जो कारण मौजूद है उनके हिसाब से जो परिणाम मिलने चाहिए वैसे ही हमें मिल रहे हैं। और भविष्य में भी जो होगा अच्छा होगा। मतलब जो कारण भविष्य में मौजूद रहेंगे, उन कारणों के आधार पर, उन परिस्थितियों के आधार पर, उनकी उस टाइम में आपकी समझ के आधार पर, उस समय आपकी बुद्धि के आधार पर, उस समय आपके जो अच्छा और बुरा निर्णय लेने के आधार पर जो चीज होनी चाहिए थी वही चीज होगी। इसीलिए कहा जाता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। ये होने के रेस्पेक्ट में, मतलब आपकी समझ के आधार पर, आपके परिस्थितियों की उपलब्धता के आधार पर, आपके सही गलत के फैसले के आधार पर, वो उस समय की जो समझ है उसके हिसाब से चीजें क्या होती है? सही ही होती है। इसीलिए सीबीटी के अंदर सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन जो है उसके ऊपर पूरा वर्कअप किया जाता है। तो जो हुआ वो उस समय की समझ के हिसाब से सही हुआ। और जब तक हम उस इवेंट को सही नहीं बोल देते तब तक हमारा दिमाग आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसका क्या करते रहते हैं? विरोध करते रहते हैं। क्योंकि दिमाग का काम क्या है? कि किसी भी चीज को सही करना, किसी भी चीज को अच्छा करना, बेहतर करना। और वो अगर सही नहीं तो दिमाग उसको चेंज करने में लग जाता है। और जो अतीत की घटनाएं, जो हो चुका, वो कभी बदल नहीं सकता। और जब वो बदल नहीं सकता तो दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो उस बदलना संभव नहीं है, दिमाग में चलता रहेगा। तो उसको रोकने का तरीका क्या है? कि हम जो घटना होगी उसको क्यों बदलना है भाई? उस समय की जो सिचुएशंस थी, उस समय की जो परिस्थिति, उस समय की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस समय का जो सही गलत का हमारा जो फिल्टर था, उसके हिसाब से जो हुआ वो सही हुआ। और जब आप उस चीज को सही बोल देते हो, दिमाग वहां पर रिलैक्स होने लगता है, हमारी कॉन्शियस वहां से लिबरेट होने लगती है, कॉन्शियस वहां से फ्री होने लगती है, कॉन्शियस हमारी वर्तमान में आने लगती है। कॉन्शियस जब प्रेजेंट में आती है तो प्रेजेंट के साथ में हम कनेक्टेड फील करने लगते हैं, बेहतर महसूस करने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं। और हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग से फ्री होता है। जब हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग से फ्री होता है तो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता तो केमिकल इंबैलेंसिंग नहीं होती, उसकी वजह से एंजाइटी नहीं होती, एनएस शांत रहता है। और हमारा जो चक्कर आना, जो घबराहट होना, जो बेचैनी होना, जो कुछ हो जाने का जो डर है, जो अचानक गिर जाने का जो डर है, ये सारे के सारे धीरे धीरे हमारे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। और दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, आप उसको सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।